हेलो नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर बताने वाला हूं, जो आपके बिहार बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे। तो इसका प्रथम क्वेश्चन है कि स्वर्णम चतुर्भुज राजमार्ग पर टिप्पणी लिखे। तो इसका आंसर लिखेंगे, भारत के महानगरों के बीच समय और दूरी को कम करने के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज परम राजमार्ग का निर्माण किया गया है। इसमें 6 गलियों वाले राजमार्गों द्वारा कोलकाता, चेन्नई, बम्बई और दिल्ली को जोड़ा गया है। श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ने वाला उत्तर दक्षिण गलियारा तथा सिलचर को पोरबंदर से जोड़ने वाला पूर्व पश्चिम गलियारा इसी परियोजना का अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उदारीकरण के लाभों को लिखिए। तो इसका आंसर लिखेंगे, उदारीकरण आर्थिक विकास की एक प्रक्रिया है। कहते हैं उदारीकरण जो है ये आर्थिक विकास की एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा उद्योगों और व्यापार को लाल फीताशाही के अनावश्यक प्रतिबंध से मुक्त किया जाता है। इसके अंतर्गत 6 उद्योगों को छोड़कर अन्य सभी उद्योगों को लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया है। सार्वजनिक क्षेत्रों में घाटे में चलने वाले कुछ उद्योगों को निजी क्षेत्र में दे दिया गया है तथा कुछ उद्योगों के शेयर वित्तीय संस्थाओं, सामान्य जनता और कामगारों को दिए गए विदेशी पूंजी निवेश से प्रतिबंध हटाया गया। विदेश तकनीकों के प्रवेश का उदारीकरण हुआ और औद्योगिक स्थानीयकरण में भी उदारता प्रदान की गई। इससे उद्योगों को बड़ा लाभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र का सिंचाई पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। कहते हैं कि इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र पर सिंचाई का क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। तो इसका आंसर लिखेंगे कि इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में नहर सिंचाई के प्रसार ने राजस्थान के एक शुष्क क्षेत्र को पारिस्थितिकी, अर्थशास्त्र और समाज को बदल दिया है। अब लंबे समय तक मृदा में नमी बनी रहती है। अतः कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत वन रोपण और चारागाह विकास से भूमि हरी भरी हो गई। इस प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था प्रत्यक्ष रूप से रूपांतरित हो गई है। बोए गए क्षेत्र में विस्तार हुआ है। कहते बोए गए क्षेत्र में विस्तार हुआ है और फसलों की सघनता में वृद्धि हुई है। यहाँ की पारंपरिक फसलों चना, बाजरा और ज्वार का स्थान अधिक मूल्य देने वाले गेहूं, कपास, मूंगफली और चावल ने ले लिया है। यह सघन सिंचाई का परिणाम है। इस क्षेत्र की कुल 19.63 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई की सुविधा प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किसे कहते हैं। इसका आंसर लिखेंगे, बहुमुखी, बहुधंधी या बहुउद्देशीय योजनाओं का अर्थ उस योजना से है जिससे सिर्फ एक उद्देश्यों की पूर्ति न होकर अनेक उद्देश्यों की पूर्ति होती है। ऐसी योजना का उद्देश्य नदियों पर बांध बनाकर बिजली उत्पन्न करना, उनसे नहरें निकालकर सिंचाई करना एवं यातायात की सुविधा बढ़ाना, बाढ़ नियंत्रण, मछली पालन, मिट्टी अपरदन को रोकने, पर्यटनों के लिए आकर्षण केंद्र बनाना है। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अनेक योजनाएं बनाई गई है तथा इन्हें कार्यान्वित की गई है। वास्तव में भारत मानव संसाधन के साथ साथ जल संसाधन में भी संपन्न है, किंतु समुचित जल प्रबंध के अभाव में देश का अधिकांश जल समुद्र में बेकार चला जाता है और इससे देश के विभिन्न भागों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। बाढ़ और सूखा की समस्या से निपटने, जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई एवं अन्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए देश की विभिन्न नदियों पर बांध बनाया गया, जल विद्युत गृह की स्थापना की गई तथा नहरें निकालकर सिंचाई की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुक्त आकाश नीति क्या है। इसका आंसर लिखेंगे, दो देश मिलकर एक एग्रीमेंट करता है कि एक दूसरे का कोई भी हवाई जहाज बिना बाधा के किसी भी समय एक दूसरे के हवाई सीमा में आर पार जा सके, जिसमें सीट उपलब्धता, रुपया और कोई भी ज़रूरत का सामान हो इस पर और जल्दी में ज़रूरत
का सामान एक देश का सामान दूसरे देश में चला जाता है, जिससे दोनों देशों का लाभ होता है। इसी को हम क्या कहते हैं? मुक्त आकाश नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यापार संतुलन से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर लिखेंगे, व्यापार संतुलन एक देश के द्वारा अन्य देशों को आयात एवं इसी प्रकार निर्यात की गई वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा की गणना या प्रलेखन करता है। जब किसी देश में आयात की गई वस्तुओं की तुलना में निर्यात की गई वस्तुओं का मूल्य अधिक होता है तो इसे अनुकूल या धनात्मक व्यापार संतुलन कहते हैं। इसके विपरीत निर्यात की अपेक्षा आयात के अधिक होने पर व्यापार संतुलन प्रतिकूल या ऋणात्मक कहलाता है। व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन का किसी देश की अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। प्रतिकूल व्यापार संतुलन का अर्थ है कि देश वस्तुओं की खरीद पर अधिक व्यय कर रहा है, जबकि वस्तुएं बेचकर आय कम हो रही है। इससे अंततोगत्वा वित्तीय भंडार समाप्त हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की जनसंख्या की प्रमुख जनांकीय विशेषताएं कौन सी है? तो इसका आंसर लिखेंगे कि भारत की जनसंख्या की प्रमुख जनांकीय विशेषताएं निम्नलिखित है, डैश दे करके फिर इसके नीचे नंबर 1 लिखेंगे आयु संरचना, फिर उसका डैश देकर लिखेंगे कि आयु संरचना से तात्पर्य है आयु के आधार पर जनसंख्या का वर्गीकरण। भारत में 2001 ईस्वी में 10 से 19 वर्ष की आयु वाले किशोरों का प्रतिशत बहुत अधिक है। लिंग अनुपात, इसके अंतर्गत स्त्री पुरुष अनुपात का अध्ययन होता है और इसे प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या में व्यक्त किया जाता है। भारत में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से अधिक है। 2001 में लिंग अनुपात 933 प्रति 1000 है। नेक्स्ट लिखेंगे इसका दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट लिखेंगे कि नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या क्या है? तो लिखेंगे निवास स्थान के आधार पर भारत की 77.2% जनसंख्या ग्रामीण और 27.8% जनसंख्या नगरीय है। चौथा लिखेंगे कार्यरत और मिश्रित आश्रित जनसंख्या। चौथा पॉइंट लिखेंगे कार्यरत और आश्रित जनसंख्या, यानी कि भारत में 39% जनसंख्या लाभकारी कार्यों में संलग्न है तथा शेष 61% जनसंख्या आश्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के कुछ राज्यों में अन्य राज्यों की अपेक्षा श्रम सहभागिता ऊंची क्यों है? इसका आंसर लिखेंगे, भारत के विभिन्न राज्यों में श्रम सहभागिता दर में विभिन्नता पाई जाती है। जिन राज्यों में खेती पर आश्रित श्रमिकों की संख्या अधिक है उसमें श्रम सहभागिता अधिक है, क्योंकि आर्थिक विकास के निम्न स्तरों वाले क्षेत्रों में निर्वाह अथवा लगभग निर्वाह की आर्थिक क्रियाओं के निष्पादन के लिए अनेक कामगारों की जरूरत पड़ती है। श्रमिकों के अपेक्षाकृत अधिक प्रतिशत वाले राज्य जैसे मिजोरम कितना है 53%, हिमाचल प्रदेश 49%, सिक्किम 49%, छत्तीसगढ़ 47%, आंध्र प्रदेश 46%, कर्नाटक हो गया इत्यादि। दूसरी ओर दिल्ली उत्तर प्रदेश सबका प्रतिशत भी दिया हुआ है, आप उसको भी नोट कर सकते हैं। बिहार लक्षद्वीप और केरल में श्रम सहभागिता दर अति निम्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरुष या स्त्री वर्णात्मक प्रवास के मुख्य कारण की पहचान कीजिए। इसका आंसर लिखेंगे कि पुरुष और स्त्रियों के लिए प्रवास के कारण भिन्न हैं। आमतौर पर काम और रोजगार पुरुष प्रवास के मुख्य कारण रहे हैं, जबकि यही कारण केवल 3% स्त्रियों के लिए है। इसके विपरीत 65% स्त्रियों का प्रवास विवाह के कारण होता है और भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। केवल 2% पुरुष प्रवास विवाह के कारण होता है। मेघालय इसका अपवाद है, जहां विवाह के कारण पुरुष प्रवास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उद्गम और गंतव्य स्थान की आयु एवं लिंग संरचना पर ग्रामीण नगरीय प्रवास का क्या प्रभाव पड़ता है? इसका आंसर लिखेंगे, ग्रामीण स्तरीय प्रवास से नगरों की जनसंख्या की वृद्धि होती है और देश में जनसंख्या का
पुनर्वितरण होता है। इससे उद्गम और गंतव्य दोनों स्थानों की आयु और लिंग संरचना असंतुलित हो जाती है। पुरुष वर्णात्मक प्रवास के कारण गांवों में स्त्रियों का अनुपात बढ़ जाता है और नगरों में कम हो जाता है। इसी कारण रोजगार के लिए पुरुष प्रवास के कारण नगरों में कार्यशील आयु वर्ग का अनुपात बढ़ जाता है और गांवों में यह कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतत पोषणीय विकास की संकल्पना को परिभाषित करें। इसका आंसर लिखेंगे, सतत पोषणीय विकास का अर्थ है एक ऐसा विकास जिसमें भविष्य में आने वाली पीढ़ी की आवश्यकता की पूर्ति को प्रभावित किए बिना वर्तमान पीढ़ी द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना। इसका अर्थ यह है कि मृदा या वन जैसे मूल्यवान संसाधनों का उपयोग इस गति से किया जाए ताकि इससे पर्यावरण संतुलित भी कायम रहे और इसका प्राकृतिक रूप से पुनर्स्थापन या पुनर्चक्रण हो सके और भविष्य में लोगों के लिए ये संसाधन बचे रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सुप्रबंधित परिवहन प्रणाली में विभिन्न विधाएं एक दूसरे की संपूरक होती है, स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर लिखेंगे कि सुप्रबंधित परिवहन प्रणाली का अर्थ है सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जलमार्ग तथा वायु इस प्रकार विकास की वे एक दूसरे के संपूरक हो सके। अंतर्राष्ट्रीय या अंतर्देशीय जलमार्ग जल तक ही सीमित रहता है और इससे आने जाने वाले मालों या यात्रियों के लिए यह आवश्यक होता है कि पत्तन से देश के आंतरिक भाग तक रेल और सड़क मार्ग विकसित हो। रेल मार्ग पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत ऊंचाई तक नहीं बन पाते हैं, अतः ऊंचाई तक जाने के लिए रेल मार्ग के संपूरक के रूप में सड़क मार्ग का विकास किया जाता है। वायु मार्ग के संपूरक के रूप में हवाई अड्डा से विभिन्न भागों या रेल या सड़क मार्ग बनाना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में 1991 से 2001 के दशक में जनसंख्या वृद्धि में क्षेत्रीय विभिन्नता को स्पष्ट करें। इसका आंसर लिखेंगे, 1951 से 2001 के दशक में भारत में जनसंख्या की वृद्धि दर में प्रादेशिक भिन्नता बहुत अधिक है। सर्वाधिक वृद्धि दर 64.53% नागालैंड में थी और न्यूनतम वृद्धि दर 9.43% केरल में थी। केरल के अतिरिक्त अन्य दक्षिणी राज्यों तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में भी वृद्धि की दर कम थी। यही स्थिति छत्तीसगढ़, गोवा, उड़ीसा की थी। इसके मुख्य कारण उच्च साक्षरता दर, उच्च नगरीकरण तथा अधिक आर्थिक विकास है। दूसरी ओर जनसंख्या में अधिक वृद्धि नागालैंड के अतिरिक्त गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल इत्यादि में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन के आधारभूत कार्य कौन से हैं। इसका आंसर लिखेंगे, विश्व व्यापार संगठन एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के बीच वैश्विक नियमों का व्यवहार करता है। यह विश्वव्यापी व्यापार तंत्र के लिए नियमों को नियत करता है और इसके सदस्य देशों के मध्य विवादों का निपटारा करता है। यह दूरसंचार और बैंकिंग जैसी सेवाओं तथा अन्य विषयों जैसे बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार को भी अपने कार्यों में सम्मिलित करता है। 1948 में इसे गेट के नाम से बनाया गया तथा जनवरी 1995 में इसे विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO में रूपांतरित कर दिया गया। इसका मुख्यालय जिनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। 2005 में 149 देश इसके सदस्य थे। भारत इसके संस्थापक सदस्य में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक एवं द्वितीयक गतिविधियों में क्या अंतर है। तो इसका आंसर लिखेंगे, प्राथमिक क्रियाकलाप प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर है और इसमें व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की वस्तुएं प्रत्यक्ष रूप से भौतिक पर्यावरण से प्राप्त करता है। इसके अंतर्गत आखेट, भोजन संग्रह, पशुचारण, मछली पकड़ना, वनों में लकड़ी काटना, कृषि एवं खनन कार्य सम्मिलित किए जाते हैं। इसके विपरीत द्वितीय क्रियाकलाप में प्रकृति में पाए जाने वाले कच्चे माल का रूप बदलकर उसे अधिक उपयोगी और मूल्यवान बना दिया जाता है। विनिर्माण, प्रसंस्करण और
निर्माण उद्योग इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋणात्मक भुगतान संतुलन का होना किसी देश के लिए क्यों हानिकारक होता है। इसका आंसर लिखेंगे, आयात एवं निर्यात के बीच मूल्यों में अंतर को व्यापार संतुलन कहते हैं। यह एक देश के द्वारा अन्य देशों को आयात एवं निर्यात की गई वस्तुओं एवं सेवाओं की मात्रा का प्रलेखन करता है। यदि आयात का मूल्य देश के निर्यात मूल्य की अपेक्षा अधिक है तो देश का व्यापार संतुलन ऋणात्मक अथवा प्रतिकूल है। इसके विपरीत स्थिति में यह धनात्मक अथवा अनुकूल होता है। किसी देश की अर्थव्यवस्था पर व्यापार संतुलन अथवा भुगतान संतुलन का व्यापक प्रभाव पड़ता है। ऋणात्मक संतुलन का अर्थ यह है कि देश वस्तुएं में क्रय पर उसमें अधिक व्यय करता है जितना कि अपने सामानों के विक्रय से अर्जित करता है। इससे उसके वित्तीय भंडार समाप्त होने लगेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें जितना भी हमने क्वेश्चन बताए हैं ना, ये आपके बिहार बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से इसको एक बार में अगर समझ में नहीं आएगा 2 बार 3 बार करके देखिए। कम से कम अगर आप सुन लेंगे ना तो ये पक्का है कि आप एग्जाम हॉल में जा करके आप अच्छे से इस क्वेश्चन को लिख पाएंगे, क्योंकि सुने हुए बातों बहुत याद होते हैं और इसके क्वेश्चन को देख करके आपको लिखने का प्रयास करेंगे। जितना आप लिखने का प्रयास करेंगे ना उतना बेस्ट रिजल्ट आपका होगा। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताएंगे। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे, क्योंकि आपके एक लाइक जो है ना हमारे आत्मविश्वास को और ऊंचा उठाता है और इसी टाइप से हम आपके और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके सामने हम लाते ही रहेंगे। बाकी सो थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।